मैं पकौड़े भी चुवाऊंगा, मैं जलेबी छनवाऊंगा, मैं रोटी बनवाऊंगा और इस तरह से सबको रोजगार दूंगा। तो ये बोलना चाहिए था ना, तो उस वक्त हम लोग डिसाइड, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी की भी तैयारी होती तो आज देखिए गंगा में लाश फेंका गया है कि बीमारी या कोई भी हालात हो तो लोगों के मुंह पे मुझे पता है नीतीश कभी नहीं आएगा। एक ही नाम याद आता है, पप्पू यादव जी। मैं बोलना चाहूंगी नीतीश कुमार जी को कि अब आंखें खोलिए, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप सिर्फ शिक्षा की बात। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो तमाम नेता हैं वह सक्रिय हैं। हालांकि सक्रिय तो तमाम मुद्दों को लेकर भी रहते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल मन में आ रहे हैं और आज रिहाई को लेकर सुनवाई होनी थी एसजेएम कोर्ट में, एसजेएम की कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन पप्पू यादव को रिहाई फिलहाल नहीं मिली। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जाप की सबसे सक्रिय महिला नेत्री सुप्रिया खेमका हैं, जो कि पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आज तो रिहाई नहीं हुआ, अब क्या करेंगे आप? आज रिहाई नहीं, हमें उम्मीद था कि न्यायालय हमारी बात सुनेगा, क्योंकि उन्हें ऐसे केस में सजा दी गई है जो कि है ही नहीं। जिनका अपहरण में वो उन्हें जेल हुआ था, जिनका अपहरण में वो उन्हें अंदर किया गया, जो 32 साल पहले जो अपहरण हुआ था, उन्होंने खुद आके कहा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अपहरण पप्पू यादव जी ने नहीं किया। पप्पू यादव जी लगातार उन लोगों के टच में भी है और उनके घर वो शादी में, समारोह में, सुख दुख हर चीज़ में शामिल होते हैं। तो ये एक मामूली सा मिसअंडरस्टैंडिंग था जो कि पप्पू यादव जी के नाम पर ये केस हो गया था। लेकिन न्यायालय ये बात हमारी नहीं सुनी और आज भी उनकी बिल को खारिज कर दिया गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शायद न्यायालय भी सरकार की बातों में है या फिर उनकी क्या समझ है, क्यों ऐसा वो किए, मुझे नहीं पता। हमारा आंदोलन जारी है और हम सांच को आँच नहीं, वो कहीं से भी कोई गलत नहीं है। और अगर कहीं से उन्हें गलत करने के साबित किया जाता तो जो गलत कर रहे हैं वो भी हमें बताएं कि उनके क्या ऊपर कोई दाग नहीं है। हर चीज़ में, जैसे अभी हम रूडी का बात करते हैं, रूडी जी का बात करते हैं, जो कि उन्होंने इतने सारे एम्बुलेंस को छिपा के रखे हुए थे। उसके बाद से फिर वो उन्होंने अपनी ये रखी, सफाई रखी कि एम्बुलेंस फिट नहीं थी, एम्बुलेंस का लाइसेंस नहीं था, ड्राइवर नहीं थे। तो मैं पिछले लॉकडाउन से सुनते आ रही हूँ, पिछले कोरोना के टाइम से सुनते आ रही हूँ, जब से भारत में कोरोना आया है, कि सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। पूरी तरह से मैं हमेशा सुनती हूँ मन की बात में भी कि हम पूरे तैयारी के साथ हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर जब आप एम्बुलेंस को फिट नहीं कर सकते हैं, आज लोगों की ये हालत है कि वो अब कंधे पे लाश को लेके जा रहे हैं, ऑटो से लाश को लेके जा रहे हैं, हाथों में लाश को लेके जा रहे हैं। आज हमारे भारत की ये स्थिति हो गई है। तो मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं और आज उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। मुजफ्फरपुर का बालिका गृह वाला देख लीजिए, चाहे वो सृजन ये देख लीजिए या फिर किसी तरह का कोई घोटाला देख लीजिए, आज लोग इतने सारे जुर्म करके भी खुलेआम घूम रहे हैं। और पप्पू यादव जी, मात्र एक उनका यही गुनाह था कि 32 साल पहले उन पे एक अपहरण का केस हुआ था, ठीक है। उन्होंने इसमें अच्छी तरह से, ये सबको पता है कि ये अपहरण उन्होंने नहीं किया। उस केस में इन्हें अभी तक बिल नहीं मिला और आज उनकी बिल खारिज की गई, जो कि अब तो सेशन कोर्ट में जाने की बात कह दी गई है। अब क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? शायद वहाँ से हमारी बातों को सुना जाए और शायद समझा जाए, क्योंकि ये समझने की बात है कि वो आदमी मीडिया में आके बोला, हर जगह से आके बोला, पप्पू यादव जी के साथ खुद वो लोग खड़े हैं जिनका अपहरण हुआ था। तो ये समझने की बात है, शायद वहाँ से हमारी सुनवाई सुन ली जाए और पप्पू यादव जी को रिहा कर दी जाए। लगातार सक्रियता दिख रही है, तमाम जो कार्यकर्ता रोजाना एक नए तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से आज जाप की तरफ से अर्धनग्न प्रदर्शन की बात सामने आई थी, कल काला दिवस मनाया गया था, इसी तरीके से रोजाना एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन, धरना, तमाम तरह की चीजें हो रही है। कब तक ये सब जारी रहेगा? आने वाले वक्त में क्या कुछ करने वाला? जी बस ये धरना प्रदर्शन, ये सारा कुछ पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए तो है ही, इसके साथ साथ ये भी है क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार का हालत क्या हो चुका है। बिहार में लोग आए दिन बेरोजगारी के बिना, भूख के बिना, दवाइयों के बिना, अस्पताल के बिना, हर चीज़ के बिना लोग मर रहे हैं। तो सिर्फ हमारी लड़ाई ये पप्पू यादव जी के रिहा करने तक नहीं है, उन लोगों, हर एक लोगों तक मदद पहुंचाने तक है जो आज सरकार की लापरवाही के कारण जिनकी जान जा रही है, जिनके घर उजड़ रहे हैं, जिनके माँ के कोख सूने हो रहे हैं। बहुत सारा ऐसा घर है जो उजड़ गया। आपने भी अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे घरों को देखा होगा जो कि कुछ दिन पहले हंसता खेलता था, आज उस फैमिली का कोई ना कोई चला गया है। तो इसलिए ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक नीतीश कुमार जी के, बिहार सरकार के होश नहीं खुल जाते हैं, जब तक उन्हें अपनी जनता की चिंता नहीं होती, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पप्पू यादव ने जब से एम्बुलेंस का खुलासा किया था, जो कि छपरा का जो मामला सामने आया था राजीव प्रताप रूडी का, उसके बाद भले ही पप्पू यादव जेल चले गए,
उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जिस तरीके से जो मामला सामने आया, एक के बाद एक खुलासे इस तरह के हो रहे हैं। कई जगहों से एम्बुलेंस को लेकर खुलासे हो रहे हैं, चाहे वह मामला जो है वह आप देखेंगे अररिया जिला हो, अररिया लोकसभा क्षेत्र हो, या फिर ऐसे बहुत जगह। इसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे कि विपक्ष के तमाम नेता भी अब अस्पतालों के हालात को लेकर रोजाना खुलासा कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि पप्पू यादव ने जो एक मुहिम शुरू की थी अब वह रंग में आ गया है? हाँ, पप्पू यादव जी हमेशा गरीबों की सोचते हैं और इन्होंने एम्बुलेंस का भी गरीबों का दर्द देख के ही किया। आप देख रहे थे कि गरीबों से किस तरह से पैसे वसूले जा रहे थे। मात्र 1 किलोमीटर जाने का 12,000 रुपया ले रहा था। उसमें भी एम्बुलेंस की मनमानी थी, जहाँ पे चाहे वो मरीजों को उतार दे रहा था, अपने हिसाब से वो सारा कुछ कर रहा था। तो ये मुहिम उन्होंने चलाया है, जो कि शायद बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा है। आज मैं भी बहुत तेजस्वी को भी देखा मैंने कि अपने वो भवन में बना दिए हैं, बहुत सारे फ्लैट में अपने बेड लगा दिए हैं कोरोना मरीजों के लिए। बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोग पप्पू यादव जी के समर्थन में, बिहार भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी पप्पू यादव जी का समर्थन करें, क्योंकि सच दिख रहा है। अगर लोग उन्हें कहें कि वो बटरिंग कर रहे हैं या फिर आगे वाले आने वाले सत्ता के लिए वो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि उनके ऐसे करने से कितनी जानें बची, कितने लोगों की जान बची, कितने घर उजड़ने से बचे। तो ऐसा सब लोग करें ना। लेकिन आप तो जैसे कि आप तेजस्वी का सपोर्ट अभी कर रही हैं, आप उनकी काम की तारीफ कर रही हैं, सपोर्ट कहना सही नहीं होगा, काम की तारीफ कर रही हैं, लेकिन राजद की तरफ से आपके नेता के लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। कोई बात नहीं, सांच को आँच नहीं, ये कहावत आपने भी सुना होगा। पप्पू यादव जी, अब मैं उनकी बड़ाई करूँ तो शायद लोग कहेंगे कि मैं उनकी पार्टी से हूँ इसलिए मैं बड़ाई कर रही हूँ। हर एक गरीब के मुंह पे पप्पू यादव जी का नाम है, दुनिया के हर एक लोगों का के मुंह पे पप्पू यादव जी का नाम है। मैं एक बात कहूँगी, वोट के टाइम में भले पप्पू जी यादव जी आम जनता को याद आए चाहे नहीं आए, या फिर क्या गड़बड़ी होती है वोट के टाइम में, मुझे ये नहीं पता, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर किसी भी तरह का कोई मुसीबत हो, चाहे वो ऑक्सीजन, कोई खाने की, बेरोजगारी की, बीमारी या कोई भी हालात हो, तो लोगों के मुँह पे मुझे पता है नीतीश कभी नहीं आएगा। एक ही नाम याद आता है, पप्पू यादव जी। उनका घर जिस तरह से लोगों के लिए खुला है, कभी वो नेता बन के कभी नहीं बैठे हैं लोगों के बीच में। वो एक जैसे भगवान मंदिर में बैठता है, जिसके पास कोई भी जाता है और दुआ मांगता है, मन्नत मांगता है, और वो उसको पता है कि विश मोरी पूरी होगी, सबको पता है। तो एक उसी तरह से भगवान है वो, हर सबकी सुनते हैं और सबकी मदद करते हैं। अच्छा, हाँ, जब पप्पू यादव जेल जा रहे थे, जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, तो उस वक्त ये बातें सामने आई थी। उन्होंने सीधे तौर पर अपील किया था तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से, कि आप इस मुहिम को आगे ले जाएं, मेरे तमाम कार्यकर्ता जो है वह आपको सपोर्ट करेंगे। अभी तक राजद की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा बहुत कुछ बोला गया। अगर मान लीजिए राजद की तरफ से ऐसा कुछ चलाया जाता है, तो क्या आप लोग उनके साथ जाएंगे अभी? बिल्कुल, क्योंकि अभी ये सत्ता का लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है कि इस पार्टी की लड़ाई उस पार्टी से। अभी लोगों की सेवा करने की बात है, लोगों को बचाना है। अगर ये जो हमारी मौजूदा सरकार है, अगर उसकी नींद नहीं खुल रही है, तो उन लोगों के भरोसे लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता है। हमें लोगों से हमदर्दी है, पप्पू यादव जी को लोगों से हमदर्दी है। तो अगर हमारे पास राजद लोग आते हैं, हमारी मुहिम को आगे चलाते हैं, तो बिल्कुल हम उनके साथ हैं। चलिए, सुप्रिया जी, आप एक महिला हैं, महिला नेत्री हैं, काफ़ी प्रखर वक्ता हैं आप पार्टी के। बीते दिनों राजेश रंजन की गिरफ्तारी के बाद पटना आई थी, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ जिम्मेदारी उन्होंने दी? महिलाओं के लिए जो जिम्मेवारी दी थी, आप एक तो देखना भी पारस हॉस्पिटल का, राजेश्वरी हॉस्पिटल का कितना शर्मनाक ये घटना हुआ है। डॉक्टर जिसको भगवान का रूप मानते हैं, आज उनके यहाँ ही महिलाएं सब ऐसे उनके साथ हादसा हो रहा है, वहाँ भी वो हैवानियत का शिकार हो रही हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी नीतीश कुमार जी को कि अब आंखें खोलिए, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, वो शिक्षा ही किस काम के लिए, वो इतनी पढ़ लिख के बड़ी होती है, हर कुछ बनती है, और कोई इस तरह के मानसिकता वाले लोग उसकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर देते हैं। तो पहले महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, शिक्षित तो वो हो ही जाएंगी। अगर सुरक्षित हुई तो शिक्षित तो होना ही है उन्हें। तो रंजीता रंजन जी आई थी, वो बिहार के हर एक नागरिक के साथ वो भी हैं। अभी एक्चुअली वो एक पॉलिटिशियन होने से पहले एक वो पत्नी है। हमारे भारतवर्ष में हर एक चीज़ के ऊपर पति को, अपने परिवार को रखा गया है। उनके पति, जिनका ऑपरेशन बस 1 महीने पहले हुआ था, अगर उनकी जगह कोई रहता तो अभी अपने परिवार के साथ आराम कर रहा होता, लेकिन पप्पू यादव जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर की नहीं सुनी, पत्नी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, और वो लोगों के बीच आगे लोगों की सेवा करने के लिए। तो अब जरूरी है, क्योंकि पप्पू यादव जी को बहुत तरह की बीमारियां हैं, सबको पता है। तो अभी रंजीता रंजन जी उनके साथ हैं और उनकी देखभाल में है, ताकि आगे भी वो लोगों की सेवा कर सके और पप्पू यादव जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तब तक वो पटना आ रही हैं रंजीत रंजन, और क्या कुछ करने वाली हैं आगे, कुछ जानकारी है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक नीतीश कुमार जी की आंखें नहीं खुलती हैं, वो लोगों के बीच नहीं आते हैं, लोगों के बीच आगे करके नहीं दिखाते हैं। हर लोग जो
किसी भी तरह से दोषी हैं, चाहे वो एम्बुलेंस चोर हो, चाहे वो दवा का जो अभी काला बाजारी हो रहा है, जो हॉस्पिटल का काला बाजारी हो रहा है, जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, इन सब के लिए जब तक नीतीश कुमार जी की आंख नहीं खुल जाती है तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम बिहार के हर एक नागरिक के साथ हैं, बिहार के क्या, भारत के हर एक नागरिक जिस कोने से भी हमें आवाज़ दे, हम हर वक्त तैयार रहते हैं वहाँ जाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी रंजीता रंजन जी यहाँ आएंगे, क्योंकि अभी पप्पू यादव जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग से कुछ भी छुपा नहीं है, तो तबीयत ठीक होगी, जैसे ही आएंगे वो फिर हमारा पप्पू यादव की तबीयत को लेकर बीते दिनों संजय जायसवाल ने कहा कि एमपी रहें, कभी विधायक रहें और लगातार लोगों के बीच जाते रहें, और आज जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्हें बीमारी याद आने लगी, इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि बिहार सरकार का ये साजिश ही है। पहले तो उन्हें यहाँ बैठाया गया, उनके घर से बिना वारंट का उनका अरेस्ट किया गया, जिस गाड़ी से उनको ले जाया जा रहा था उसमें कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। मेरे पास वो गाड़ी का अभी भी वीडियो है, आप लोग देखे होंगे नोटिस। अगर ये कोई भी आम जनता ये करती तो अभी कितने का चालान कट जाता उसको, कि किसी को आप ले जा रहे हो, अरेस्ट करके ले जा रहे हो, उस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। तो यही हमारे बिहार सरकार। और उनको बीमारी का बात जहाँ तक करूँ तो ये संक्रमण का दौर चल रहा है। लोग कहते हैं कि एयर में ऐसा हो चुका है, एयर में कोरोना फैल चुका है, सारा कुछ फैल चुका है। ठीक है, वो एक नेता है, गरीबों की सेवा करते हैं, तो वो एक इंसान ही। उन्हें यहाँ से मधेपुरा ले गया गया। एक्चुअली उनका वजन भी ज़्यादा है, आप लोग से किसी से छुपा नहीं। ऐसा थोड़ी कि जो बच्चा रोता नहीं उसे भूख नहीं लगती। वो यहाँ रहते हैं तो लोगों की सेवा के बीच में उनको हर वक्त केयर किया जाता है। जब भी वहाँ जाते तो उस बीच ही केयर होता है, लेकिन जेल में तो उनका केयर नहीं हो रहा था। यहाँ से उनको मधेपुरा ले गया, मधेपुरा से उनको मीरपुर से फिर दरभंगा। एक्चुअली उनका वजन ज़्यादा है, कोरोना संक्रमण का टाइम चल रहा है, तो इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई। लोगों का क्या है, वो तो कहना है उन लोगों का काम है, क्योंकि उन लोगों को कुछ करना नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, बहुत पुरानी कहावत है, जिनका बदन नहीं चलता उनका मुंह बहुत ज़्यादा चलता है। तो अभी उन लोगों का यही हो रहा है, क्योंकि उनका बदन चलता नहीं है, लोगों की सेवा तो करना नहीं है, तो बस आगे कुछ ना कुछ बोलना है, तो यही बोल रहे हैं। सरकार इन दिनों कोरोना मरीजों के लिए, कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए कई तरह के ऐलान कर रही है। अस्पतालों को लेकर जो कुछ बातें सामने आ रही है, इस सब को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अभी हम लोग भी यहीं पे हैं, और कोरोना की तीसरी लहर का भी बात हम लोग सुन रहे हैं। अगर ये इस टाइप का हालात रहा तीसरी लहर में, तो फिर उस वक्त ये क्वेश्चन मैं खुद नीतीश कुमार जी से, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू नहीं या फिर मीडिया के थ्रू नहीं, खुद जाके पूछूंगी, चाहे वो जेल में डाल दे, चाहे वो मुझे जो सजा दे दे, कि आप तैयार हैं ना तीसरी लहर के लिए? अगर तीसरी लहर आए और बिना मतलब का बेगुनाहों की जान गई, तो फिर नीतीश कुमार जी, अभी भी जनता ने आपको माफ नहीं किया, उस वक्त तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। बहुत सारी सरकार ने वादे तो पहले भी किए थे, सिर्फ या नीतीश कुमार जी के नहीं, मैं तो मोदी जी की भी बात करती हूँ कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन क्या वादा, एक साल में ना अस्पताल दुरुस्त हुआ, ना दवाइयों की व्यवस्था हुई, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई, ना रोजगार का, ना खाने का। अगर ऐसा होता तो आज जो हमारे हालात हैं, आप देखिए शमशान में जाके आज दिन मौत के आंकड़ा को छुपाया जा रहा है, लाश की लंबी लाइन लगी हुई है, लाश जलाने की लकड़ी नहीं है, लाश जलाने के लिए वह आदमी मौजूद नहीं है, वहाँ भी कालाबाजारी हो रही है। लाश जलाने का भी अनाप शनाप रेट लिया जा रहा है, लकड़ी का भी अनाप शनाप रेट लिया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी की भी तैयारी होती तो आज देखिए गंगा में लाश फेंका गया है। गंगा माँ भी अपनी जिंदगी का सबसे खराब दौर देख रही है अभी। वो दूसरे नमामि गंगे या फिर बहुत ज़्यादा जो अयोध्या का मंदिर बना के या फिर सारा कुछ ये करके जो नीतीश मोदी जी भी हीरो बन रहे हैं, उन्होंने तो गंगा को ही अब ये कर दिया कि वो खुद ही अपने बच्चों की लाश गोद में ढो के आज वो भी सर ये कर रही होंगी कि ये क्या हो गया मेरे भारत का। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कोई तैयारी की है, और अगर जो भी अगर बोल रहे हैं कि मेरी तैयारी है या हमने ये दिया वो दिया, तो जो लोगों को मिल जाए वो फायदा तब हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी तरह का कोई फायदा है। सवाल सुप्रिया जी, कल 26 मई था और जिस तरीके से 2 साल मोदी गवर्नमेंट, मोदी 2.0 जो कहा जाता है, 2 साल पूरे हुए और आपने कल काला दिवस भी मनाया। पूरे 2 साल के कार्यकाल को या फिर यूं कह कि पूरे 7 साल के कार्यकाल को आप 2 टूक में किस रूप में रखते हैं? 2 टूक में इस रूप में रखूंगी कि यहाँ पे महंगाई बढ़ गई। मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा कांग्रेस की सरकार था, क्योंकि उस वक्त महंगाई नहीं थी। मोदी जी जो बस वो दिन याद दिलाते हैं या फिर मन की बात करते हैं या फिर जो भी बात करते हैं, वो इतनी उस टाइम में महंगाई नहीं थी, जो सब कुछ बेच दिए वो। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मोदी बहुत अच्छे लीडर नहीं, वो बहुत अच्छे डीलर हैं। सब कुछ बेच दिया उन्होंने, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, आज जाने पता नहीं और क्या बेचेंगे, क्या क्या बेच देंगे। वो बोलते हैं कि ये सब बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, तो फिर आप किस लिए आए हैं? बस क्या फोटो सेशन करवाने के लिए, विदेश यात्रा के लिए? भारत के लोगों के लिए वैक्सीन पूरी नहीं पड़ रही थी अभी, क्या मुझे भी नहीं पड़ा वैक्सीन। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन अभी तक नहीं मिली है, लोगों तक वैक्सीन नहीं मिल रही है। भारत में वैक्सीन का काला बाजारी हो रहा है, और भारत के बाद बस वो हीरो बनने के लिए अपने लोगों को बचाने की जगह दूसरे देश में वैक्सीन भेज रहे हैं। वो ठीक है, मदद तब की जाती है जब पहले अपने लिए सफिशिएंट हो, तो फिर तब दूसरे की मदद करते हैं। जब अपने लिए हो ही नहीं तो फिर दूसरे को क्या मदद करते हैं? एक कहावत है ना राजा हरिश्चंद्र के बारे में, तो ये
उनके ऊपर बहुत सुटेबल है। वो हरीश चंद नहीं, वो बस नाम कमाने के लिए बस ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तरह का तैयारी है, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही है। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ बेच दिया, शिक्षा, वो तो आज बेरोजगारी को इस तौर पे लेते हैं कि जो पकौड़े बेच रहे हैं वो भी रोजगार वाले हैं। तो फिर आपने वादा क्यों किया था कि हम इतनी सारी नौकरियां देंगे? उस वक्त ही बोलते हैं मैं पकौड़े बिचवाऊंगा, मैं जलेबी छनवाऊंगा, मैं रोटी बनवाऊंगा और इस तरह से सबको रोजगार दूंगा। तो ये बोलना चाहिए था ना। तो उस वक्त हम लोग डिसाइड करते हैं कि सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि इनका जो कार्यकाल रहा वो एकदम फेलियर रहा। बिल्कुल मेरे हिसाब से रहा। नोटबंदी को देख लीजिए, किस तरह का क्या उस बाहर से क्या नोट आ गया कि काला धन जो था वो सबका वापस निकल गया। मुझे तो जहाँ तक लिखा, जो अंडानी अंबानी है उनकी दौलत और बढ़ गई, जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए। मुझे तो किसी तरह का कोई देश का विकास नहीं दिखा। जो नोटबंदी रातों रात किया गया उससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई भी फायदा हुआ। महंगाई बढ़ गई, शिक्षा के नाम पे वो बस ढकोसले दिखाते हैं, पैसे के नाम पे कि लोगों की, जनता के पास इतने पैसे होंगे उस पर भी ढकोसला करते हैं। हर एक तरह के जितने भी उन्होंने मुहिम की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितने तरह के उन्हें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनका बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ है, क्योंकि उनके पास ये करने का टाइम ही नहीं है। अगर उनको फोटो शूट करने से मन की बात, तो ठीक है, लोगों ने कहा कि इनकरेज करने के लिए उन्होंने तालियां बजवाई। इस बार भी कुछ आप ऐसा कीजिए। क्या इनकरेज, ताली बजवाने से क्या कोरोना चला गया था? दिया जलाने से क्या कोरोना चला गया था? नहीं। सबको इनकरेज, पुलिस वाले को, डॉक्टरों को, सब इनकरेज तब होते जब आज भारत खुशहाल होता, कोरोना फ्री होता भारत। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं मोदी जी के कार्यकाल को अच्छा नहीं मानती हूँ। धन्यवाद सुप्रिया जी। तो एक विशेष बातचीत आपने सुना, किस तरीके से तमाम मामलों को लेकर, विशेषकर पप्पू यादव की रिहाई को लेकर हमने बातचीत की है। क्या कुछ कैसा आपको लगा ये बातचीत, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत